चलिए तो सभी देखिए, तो अभी हमको पढ़ना है 12th का इंग्लिश पढ़ना है, रेनबो पार्ट 2 जो बिहार बोर्ड का है। इसमें अभी हम समरी आपको बताएंगे, बहुत ही बेटर तरीके से बताएंगे समरी को, एक एक लाइन बाय लाइन हिंदी समझाएंगे आपको। और जो भी ऑब्जेक्टिव बुक है, सारा ऑब्जेक्टिव बुक हो या फिर क्वेश्चन बैंक हो, सारा आपका कवर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा, 10 नंबर का समरी पूछता है, 10 नंबर में ये अवश्य रहेगा, भी आई है। तो अभी पोएट्री सेक्शन में हमको देखना है। पोएट्री सेक्शन में छठा चैप्टर जो है रेनबो का, क्लास 12th का, वह चैप्टर है द सोल्जर। द सोल्जर यानी कि सैनिक। सोल्जर का हिंदी होता है सैनिक या सिपाही। तो पहले इसी का हमको समरी देखना है। तो आइए समरी को समझते हैं, एक एक लाइन करके हिंदी बाय हिंदी समझ रहे हैं, एक एक करके लाइन बाय लाइन हिंदी समझेंगे पहले। तो ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए, और क्वेश्चन को बाद में डील करना है। तो देखिए पहला है इसमें समरी जो अभी हमको पढ़ना है द सोल्जर का। इस समरी को देखिए और ध्यान से समझिए, हिंदी एक एक लाइन का बताएंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व होगा। तो पढ़ना है अभी हमको 12th क्लास का इंग्लिश चैप्टर 6, पोएट्री में जाना है, सोल्जर चैप्टर निकालना है, उसको देखना है, उसी का समरी को। तो आइए समरी समझते हैं। पहले इसमें क्या रहा है, द पोएम यानी कि यह पोएम जो है द सोल्जर, कहता है द पोएम सोल्जर हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रपोर्ट ब्रोक। कहने का भावार्थ यह हुआ, द सोल्जर कविता जो है यह रपोर्ट ब्रोक साहब का लिखी हुई है, ये इनके द्वारा लिखा गया है। द सोल्जर को किसने लिखा? रपोर्ट ब्रोक साहब ने लिखा, याद रखेंगे। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, प्रत्येक बार पूछता है और पूछेगा। दूसरा नंबर देखिए, कहता है दिस इज ए सोनेट, यह एक सोनेट है। यानी कि अभी जो हम द सोल्जर चैप्टर पढ़ रहे हैं, यह क्या है? सोनेट है, एक सोनेट है। सोनेट किसको बोलेंगे? 14 लाइन की जो भी कविताएं होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। ये जो सोल्जर चैप्टर है आपका 12th क्लास का, इसमें अगर लाइन को गिनती करेंगे जो पढ़ने के लिए है, ये 14 पंक्ति की कविता है। तो 14 पंक्ति की कविता को हम सोनेट बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, 14 पंक्ति की कविता जो होगी, 14 लाइन्स की जो कविता होगी, उसको क्या बोलेंगे? सोनेट। अभी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। फिर तीसरा देखिए, हम समरी को लिखे हैं, लाइन बाय लाइन लिखे हैं, नंबरिंग कर दिए हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, आप अच्छे से समझ सकें। ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर देखिए, इट इज ए पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक का अर्थ होता है देश प्रेम या देशभक्ति पोएम। तो द सोल्जर जो है यह एक देशभक्ति कविता है, देशभक्ति पोएम है। फिर देखिए आगे चौथा नंबर कह रहा है इन दिस पोएम, इस कविता में, किस कविता में? यानी कि द सोल्जर में। तो कहता है इन दिस पोएम, इस कविता में, द सोल्जर में, रपोर्ट ब्रोक इज ए सोल्जर। यानी कि रपोर्ट ब्रोक साहब जो हैं वह इस कविता में, द सोल्जर में, खुद को एक सिपाही हैं। आगे देखिए नंबर 5 कहता है रपोर्ट ब्रोक वाज बॉर्न इन 1887। यानी कि रपोर्ट ब्रोक साहब का जन्म जो हुआ वह 1887 ईस्वी में हुआ। रपोर्ट ब्रोक का जन्म कब हुआ? रपोर्ट ब्रोक साहब का याद रखना है 1887 ईस्वी में। फिर दे रहा है, यहाँ कह रहा है एंड डाइड इन 1915। यानी कि रपोर्ट ब्रोक साहब का जो जन्म हुआ 1887 ईस्वी में हुआ, और रपोर्ट साहब का जो मृत्यु हुई, तो मृत्यु कब हुआ है? 1915 ईस्वी में। याद रखना है कि रपोर्ट ब्रोक साहब का अगर मृत्यु पूछ दे तो 1915 ईस्वी, और अगर जन्म की बात हो तो याद रखना है 1897 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1887। फिर देखिए छठा नंबर कहता है ही इज रिमेम्बर्ड। रिमेम्बर्ड का अर्थ होता है याद करना या याद किए जाते हैं। ही इज यानी कि ही, देखिए आपको हम पढ़ाए हैं, ही जो है नाउन के जगह पे आया, यानी कि ही जो है वह प्रोनाउन है, और यह ही का अर्थ है प्रोनाउन का, यहाँ हो जाएगा रपोर्ट ब्रोक साहब जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ही के जगह हम रपोर्ट ब्रोक साहब भी बोल सकते हैं।
तो क्या था, ही इज रिमेम्बर्ड, वह याद किए जाते हैं। कौन याद किए जाते हैं? रपोर्ट ब्रोक साहब याद किए जाते हैं एज ए वार पोएट। वार पोएट का यह क्या होता है? वार मीन्स होता है युद्ध, पोएट मीन्स होता है कवि। तो रपोर्ट ब्रोक साहब जो है उसको हम युद्ध कवि के नाम से भी जानते हैं। किसको? रपोर्ट ब्रोक साहब को। वार पोएट के भी नाम से जानते हैं। किसको? रपोर्ट ब्रोक साहब को। फिर अगला नंबर देखिए, ब्रोक इन स्पिरिट। इन स्पिरिट का अर्थ होता है प्रेरित होना। तो ब्रोक साहब जो थे वह प्रेरित थे या प्रेरित हो रहे थे किससे? पैट्रियोटिक यानी कि देश प्रेम से। अपने देश के प्रति इसका इतना लगाव था, इतना जुड़ाव था कि यह अपने देश से प्रेरित हो रहा था, प्रभावित हो रहा था। मतलब अपने देश के प्रति यह हर कुछ करना चाहता था। फिर दिया इन द अर्ली फेज, फेज मीन्स अवस्था, कह रहा है इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस विश्व युद्ध के दौरान ही यह अपने देश से, इंग्लैंड से प्रेरित हो रहे थे। फिर अगला नंबर 8वां देखिए, एक्चुअली, दरअसल, दरअसल, द सोल्जर, यानी कि द सोल्जर पोएम जो है डील्स विथ इंग्लैंड। डील्स का अर्थ होता है बताना, दर्शाना, दिखाता है, विथ इंग्लैंड, यानी कि द सोल्जर कविता जो है यह इंग्लैंड की धरती की व्याख्या करती है, इंग्लैंड की धरती का व्याख्यान करती है। इंग्लैंड के ही बारे में हर कुछ को अभी हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो वही कह रहा है एक्चुअली, अदरअसल, द सोल्जर जो है डील्स विथ इंग्लैंड, यानी कि यह इंग्लैंड के दृश्य को, इंग्लैंड के घटना को दिखाता है, दर्शाता है। फिर नंबर देखिए क्या था, द टर्म कंसील्ड। एक वर्ड आया है कंसील्ड, ये याद रखना, ये भी पूछता क्या था, द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर हिडन इन द पोएम। कहता द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर हिडन इन द पोएम, यानी कि एक कंसील्ड वर्ड जो आया है इस कविता में, इसको हिडन कर दिया गया है, छिपा दिया गया है। फिर आगे देखिए क्या रहा, 10वां नंबर, अकॉर्डिंग, इस तरह से, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, इस तरह से हम कह सकते हैं सोल्जर जो है, सोल्जर पोएम जो है, सोल्जर कविता जो है, इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हर फ्लावर टू लव, यानी कि इस कविता ने, द सोल्जर कविता ने, द सोल्जर पोएम ने, कविता के अनुसार इंग्लैंड ने कवि महोदय को बहुत सारा प्यार, स्नेह, मान सम्मान दिया है। तो वही कहने का अर्थ हुआ, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हर फ्लावर टू लव। इस कविता के अनुसार इंग्लैंड ने कवि को अपनी धरती पर शरण दिया और बहुत सारे, खूब सारे प्यार बरसाया, प्यार दिया। फिर आगे देखिए 11वां नंबर, कहता है द पोएम, यानी कि यह पोएम जो है, यह कविता जो है सोल्जर, द सोल्जर वाज कंपोज्ड इन 1914, यानी कि द पोएम वाज कंपोज्ड इन 1940, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, यह पोएम जो है, कौन सा पोएम? द सोल्जर पोएम जो है, द सोल्जर कविता जो है, यह बना, कब बन के तैयार हुआ? कंपोस्ट मीन्स बनाना या तैयार होना। कब तैयार किया गया, कब पब्लिश किया गया इसको? 1914 में ही, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही यह तैयार हुआ, बना। फिर कहता है डूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला देखिए, रपोर्ट ब्रोक बिलोंगेड टू 15th सेंचुरी, यानी कि रपोर्ट ब्रोक साहब जो है यह 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं। पूछते हैं रपोर्ट ब्रोक साहब कौन सा सदी से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना है कि रपोर्ट ब्रोक साहब जो हैं यह 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं। फिर अगला नंबर देखिए 12, द पोएट इज ए सोल्जर। कहता है द पोएट इज ए सोल्जर, पोएट मीन्स कवि, यानी कि द पोएट इज, कवि है, कवि क्या है? ए सोल्जर, यानी कि कवि महोदय जो हैं रपोर्ट ब्रोक साहब जो हैं इस कविता में, इस सोल्जर कविता में, सोल्जर पोएम में स्वयं को एक सिपाही हैं, स्वयं को एक सैनिक हैं। तो वही कहता है द पोएट इज ए सोल्जर, कवि जो है वह एक सिपाही हैं। कहता है एंड गोड्स, और चले जाते हैं, टू फॉरगेन टू फाइट फॉर हिज कंट्री, यानी कि इस कविता में
कवि महोदय खुद को एक सैनिक हैं और ये कवि महोदय जो है रपोर्ट ब्रोक साहब अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए लड़ने के लिए चले जाते हैं। फिर आगे देखिए 13 नंबर 13 क्या था, ही सेज, ही मीन्स फिर वही रपोर्ट ब्रोक साहब जहाँ ही मिल रहा है याद रखिए, तो क्या था, ही सेज वह कहते हैं या वह कहता है, कौन कहते हैं, कौन कहता है, रपोर्ट ब्रोक साहब। तो क्या था, ही सेज वह कहते हैं, इफ ही डाई अगर मैं मर जाऊं, कवि महोदय कह रहा है इफ ही डाई अगर वह मर जाते हैं, तो कहता है यहाँ, सॉरी फिर से देखिए, कहता है ही सेज इफ ही डाई, ही सेज वह कहता है, इफ अगर, ही डाई वह मर जाते हैं, हैज वुड बी बरीड, बरीड का अर्थ होता है दफनाना, बरीड देयर एंड रिमेंबर्ड एज ए मैन ऑफ इंग्लैंड। कहता है कवि महोदय, कहने का अर्थ ये हुआ, कवि महोदय ऐसा थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, कवि महोदय को ऐसा लगता है कि लगता है काश अगर मैं कभी मर जाऊं तो मुझे लोग क्या कर देंगे, बरीड कर देंगे, यानी कि दफना देंगे। देयर एंड रिमेंबर्ड एज ए मैन ऑफ इंग्लैंड, एक इंग्लैंड के मनुष्य होने के नाते, एक इंग्लैंड के व्यक्ति होने के नाते, एक इंग्लैंड का आदमी होने के नाते, जिस तरह से आम आदमी का, आम इंसान को लोग मरने के बाद दफना देते हैं या उनका फिर दाह संस्कार करते हैं, इसी तरह से कवि महोदय को लगता है एक आम नागरिक के तरह, एक आम व्यक्ति के तरह, एक आम मनुष्य के तरह मुझे भी दफना दिया जाएगा कहीं। फिर आगे नंबर देखिए 14 नंबर क्या आता है, ही थैंक्स वह धन्यवाद देता है, हिज कंट्री फॉर सेविंग हिज लाइफ एंड नर्सिंग ही। कह रहा है कवि महोदय, ही थैंक्स वह धन्यवाद देते हैं कवि महोदय, हिज कंट्री फॉर सेविंग हिज लाइफ एंड नर्सिंग हिम, यानी कि वह अपने देश की धरती को धन्यवाद देते हैं। कवि महोदय जो हैं वह अपने देश की धरती को क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं। फिर दिया है 15 नंबर देखिए, क्या था, ही थिंक्स, यहाँ थैंक्स था, थैंक्स मीन्स धन्यवाद दे रहा था, फिर यहाँ दिया ही थिंक्स उन्हें लगता है, ही थिंक्स उन्हें लगता है या वह सोचता है, कौन सोचता है, किसको लगता है, कवि महोदय को, रपोर्ट ब्रोक साहब को, इफ ही डाई अगर मैं मर जाता हूँ या अगर मैं मर जाऊँ, इन द वार युद्ध में, ऑल हीज सीन्स विल फिनिश्ड एंड हीज हार्ट विल गेट प्योर। कहता है ही थैंक्स उन्हें लगता है, ही थिंक्स उन्हें लगता है, इफ ही डाई अगर मैं मर जाऊं या अगर मैं मर जाता हूं, इन द वार युद्ध भूमि में या युद्ध में, ऑल हीज सीन्स मीन्स होता है पाप, यानी कि कवि महोदय का जो भी पाप है, जो भी कभी पाप किए होंगे, विल बी फिनिश्ड यानी फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एंड हीज हार्ट विल गेट प्योर, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ भावार्थ, कवि महोदय को ऐसा लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगा युद्ध के दौरान, कब मरूंगा, युद्ध के दौरान अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा जो भी सीन्स है, मेरा जो भी पाप है वह धुल जाएगा और मेरा हार्ट जो है, मेरा हृदय जो है वह पवित्र हो जाएगा। फिर आगे नंबर देखिए 16, कहता है ही सेज वह कहते हैं, डेथ इज इनविटेबल, यानी कि डेथ जो होता है, कवि महोदय कह रहे हैं कि डेथ जो होता है, मृत्यु जो होता है वह इनविटेबल होता है, यानी कि निश्चित होता है, ये करवा सत्य है कि जो एक रोज़ जन्म लिया है उसको एक ना एक रोज़ मरना है। उसी तरह से हमारे कवि महोदय को लग रहा है, रपोर्ट ब्रोक साहब को लग रहा है, ये कह रहे हैं ही सेज वह कहते हैं, डेथ इज इनविटेबल, यानी कि डेथ जो है वह करवा सत्य है, मौत, एंड ही इज नॉट अफ्राइड ऑफ डेथ, और उन्हें मौत से कोई डर नहीं लगता, यानी कि कवि महोदय जो है उसको मौत से कोई डर नहीं लगता है। रपोर्ट ब्रोक साहब को मौत से कोई डर क्यों नहीं लगता है, तो इसके पीछे का कारण यह है
कि वह एक सोल्जर है, वह एक सैनिक है। तो सैनिक जो भी होता है उसे कभी भी डर नहीं लगता है। अपने मातृभूमि के लिए, अपने मदरलैंड के लिए लड़ने से वह कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। इसलिए कभी को मृत्यु से कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। आगे देखिए 17 नंबर क्या आता है, द वर्ड इटर्नल। एक वर्ड आया है इटर्नल, पूछता है कविता में कि इटर्नल वर्ड का अर्थ क्या होता है। तो दिया हुआ है यहाँ पे, पूछेगा अभी ऑब्जेक्टिव में, द वर्ड इटर्नल मीन्स, यानी कि इटर्नल शब्द का मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो दे दिया है इसका फॉर ईवर। इटर्नल शब्द का अर्थ जो होता है यह होता है फॉर ईवर। फॉर ईवर का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए। तो ये इटर्नल जो आया है मीनिंग, इसका अर्थ हो जाएगा सदा सदा के लिए, फॉर ईवर, हमेशा हमेशा के लिए। एंड डस्ट एक वर्ड आया है, और डस्ट, डस्ट मीन्स हम लोग जानते हैं धूलकण होता। तो दिया है एंड डस्ट स्टैंड फॉर सोल्जर, यानी कि ये सोल्जर के लिए डस्ट का यूज किया है। बात सही है कि हम लोग जानते हैं कोई भी सिपाही जो होते हैं, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे डस्ट हो, धूलकण हो, ये हमेशा अपने मातृभूमि के लिए तैयार रहते हैं। धूप में भी लड़ाई लड़ते हैं, डस्ट में भी लड़ाई लड़ते हैं, यानी कि इसको कोई भी धूल, डस्ट, ये सब चीज़ से कहीं कोई परेशानी नहीं होती है, किसी भी तरह की इसको डर नहीं लगता इस चीज़ से। तो वही दिया है द वर्ड इटर्नल मीन्स, यानी कि इटर्नल वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है फॉर ईवर, सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। एंड डस्ट स्टैंड फॉर सोल्जर, और डस्ट वर्ड जो है इसका यूज हुआ है सोल्जर के लिए, याद रखना है, पूछेगा अभी ऑब्जेक्टिव में। फिर दिया है यहाँ पे 18 नंबर देखिए, द पोएट यूज, यानी कि कवि महोदय जो हैं वह याद करते हैं। द पोएट यूज्ड करते हैं, प्रयोग करते हैं क्या चीज़, इंग्लैंड, यानी कि